हेयर लॉस जब होता है तो वो होता ही क्यों है? पर्सनल हैबिट्स में लाइक स्मोकिंग एंड अदर स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर। तो जेनेटिकली जिनके हेयर लॉस होता है, कोई ऐसा सोल्यूशन है जो रुक जाए? ये पूरी तरह से कम कंट्रोल हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत कम एज की लड़कियों के भी बाल सफ़ेद होने लगे हैं। उनकी लाइफ में स्ट्रेस है, फिर उनकी पर्सनल हैबिट है स्मोक वगैरह, उसके साथ साथ कुछ और भी बीमारी हो सकती हैं। वो एक इंडिकेशन हो सकता है एक बड़ी बीमारी का। थोड़ा थोड़ा करके बाल गिर रहा है, बाल धोने में बाल हाथ में आ रहे हैं, वो क्या रीज़न है? अगर आपके 10, 15, 20, 25 बाल डेली गिर रहे हैं तो दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग। परमानेंट हेयर कलर होते हैं और केराटिन कराने का तो टू मच ऑफ एप्लीकेशन ऑफ केमिकल ऑन हेयर इज नॉट गुड। एक लड़की ने 3 साल में शायद 3 बार करवाया, जिसकी वजह से उसका पूरा लीवर खराब हो गया। ऐसे केसेस भी नोटिस में आते हैं। देखिए, एक्चुअली ऑयलिंग से हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, ये मेडिकली प्रूवन फैक्ट है। तो मतलब कभी नहीं लगाना चाहिए ऑयल। क्या सच में आदिवासी हेयर ऑयल से बाल बढ़ते हैं या फिर ये सिर्फ मिथ है? पहली चीज़ तो ये है कि जेनेटिक्स हमारे अलग हैं उनसे। दूसरा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि शैम्पू लगाने कौन सा चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपके बालों को ड्राई कर देता है, रफ बना देता है, ब्रिटल बना देता है। जिस शैम्पू में हो वो यूज़ नहीं करना चाहिए। एक तो उस केमिकल का हार्म क्या है और उसी से झाग बनता है, राइट? ऐसे केमिकल जो है लॉन्ग टर्म में आपके बालों को नुकसान ही देते हैं। तो सच में एक तो क्या उनसे बाल काले रहते हैं, रीठा आंवला जो मिक्स करके पहले यूज़ किया करते थे? तो ये कुछ टाइम के लिए आपको स्मूदन कर देंगी, शाइन दे देंगी। क्या मेडिकल रीजंस होते हैं जो एजिंग के साथ बाल सफ़ेद होते हैं? सॉरी, बात करी जाए मिस्टर अमिताभ बच्चन की तो डेफिनेटली सबको मालूम है कि वो विग का इस्तेमाल करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। वो विग यूज़ कर रहे हैं जी। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है हेयर फॉल की, हेयर रिलेटेड कोई भी इशू हो रहा है, तो आज का जो पॉडकास्ट है वो आपके सारे सॉल्यूशंस को लेके आया है। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो मेरे साथ हैं आज कुणाल सिंह, डॉक्टर कुणाल सिंह, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट हैं और हेयर की जो भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सोल्यूशन भी वो देंगे। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच मिस मानसी। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि एक तो हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत क्यों पड़ती है जब हेयर, मतलब ऑब्वियसली हेयर लॉस जब होता है तो वो होता ही क्यों है? देखिए, हेयर लॉस के काफ़ी सारे कारण हैं, जिसमें एक मुख्य कारण है जेनेटिक्स। अक्सर ये देखा गया है कि जिन लोगों के पेरेंट्स बाल्ड होते हैं तो वो अर्ली एज में बाल्ड हो जाते हैं। दूसरा रीज़न आ जाता है उनकी डाइटरी हैबिट्स, पर्सनल हैबिट्स में लाइक स्मोकिंग एंड अदर स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर्स। तो आजकल देखा गया है कि टीनेजर में काफ़ी जल्दी जो हैं बाल जा रहे हैं और ये इनके मुख्य कारण हैं। तो जेनेटिकली जिनके हेयर लॉस होता है, कोई ऐसा सोल्यूशन है जो रुक जाए? देखिए, अगर जिसको जिसको हम अपनी मेडिकल टर्म में एंडोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं, वो रुकता नहीं है। हाँ, हम उसको स्लो डाउन कर सकते हैं थ्रू मेडिकेशन एंड थ्रू सम थेरेपीज, बट ये पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कितना स्लो डाउन कर सकते हैं? मतलब कि अगर आप 18 पे गंजे होने वाले हैं तो आप 28 पे होंगे? इसकी कोई एक एज लिमिट हम नहीं बता सकते। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बिकॉज हर एक का जेनेटिक मेकअप अलग है, हर एक का लाइफस्टाइल अलग है, हर एक की डाइटरी हैबिट्स अलग हैं और हर एक के एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हाँ, अगर हम अच्छी अपनी डाइटरी हैबिट रखें, स्मोक वगैरह ना करें और टाइम टू टाइम अपनी मेडिकेशन करते रहें और थेरेपीज लेते रहें, तो 4-5 साल तो आई कैन गिव यू अश्योरेंस के इतना चल जाता है। अच्छा, बाल सफ़ेद होने की भी बहुत इश्यूज होते हैं लोगों को, दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं और अब तो मैंने देखा है कि बहुत कम एज की लड़कियों के भी बाल सफ़ेद होने लगे हैं। जी, तो आजकल क्या ये रीज़न है? जी बिल्कुल, आजकल ये देखा गया है कि यंगस्टर में काफ़ी बाल जो हैं अर्ली एज में वाइट हो रहे हैं, ग्रे हो रहे हैं। इसके मुख्य कारण, एक तो पहले मैं जैसे बताया कि जेनेटिक्स भी एक मेजर रोल प्ले करता है, दूसरा डाइटरी हैबिट्स भी हैं। आजकल यंगस्टर जो हैं प्रॉपर फूड नहीं खाते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, जंक फूड बहुत सारा खाते हैं, उनकी लाइफ में स्ट्रेस है, फिर उनकी पर्सनल हैबिट है स्मोक वगैरह। तो ये सारे फैक्टर मिलके जो हैं हम देख रहे हैं कि अर्ली ग्रेइंग हो रही है आजकल टीनेजर्स में। तो छोटी एजेस में, मतलब छोटी एज में जो मैं काफ़ी टाइम पहले जब एक गांव में थी
तो उस गांव में एक बच्ची थी छोटी, और मुश्किल से मुझे लगता है 7 या 8 साल की होगी, उसके पूरे बाल सफेद थे, तो उसके क्या रीजन उसका कोई जेनेटिक कोई कंडीशन होगी, तो ऐसे बच्चों को जल्द से जल्द अपने जो है हेयर केयर जो एक्सपर्ट होते हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उनको कंसल्ट करें। उसके साथ साथ कुछ और भी बीमारी हो सकती हैं, वो एक इंडिकेशन हो सकता है एक बड़ी बीमारी का। तो मेरी तो सलाह यही रहेगी कि ऐसे जो बच्चे हैं वो तुरंत अपने जो हैं अच्छे डॉक्टर से किसी से सलाह लें। अच्छा, हेयर लॉस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जी, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बाल गिर रहा है, बाल धोने में बाल हाथ में आ रहे हैं, वो क्या रीजन है? देखिए हर एक बाल का एक लाइफ साइकिल होता है। अच्छा। अगर आपके 10, 15, 20, 25 बाल डेली गिर रहे हैं तो दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग। ओके। क्योंकि हर एक बाल का एक लाइफ साइकिल है और वो जैसे ही लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है तो बाल शेड होकर नए बाल आ जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा है, मतलब 100-150 बाल अगर गिर रहे हैं और शैम्पू कर रहे हैं और आपका पूरा जो सिंक भर जा रहा है और आप हाथ मार रहे हैं और पूरा टेबल पे बाल आ गए, तो देन इट इज़ अ अलार्मिंग सिचुएशन एंड यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। उस केस में डॉक्टर क्या रिकमेंड करेगा, रीजंस क्या हो सकते हैं इस चीज़ के? उस केसेस में कुछ टेस्ट होते हैं वो कराने होते हैं। आपका पूरी हिस्ट्री ली जाती है, मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, कोई बीमारी तो नहीं है। कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, तो वो सारे टेस्ट वगैरह अगर हो जाते हैं तभी हम कंफर्म कर पाते हैं कि ये एक्टिव टीलोजन एफिलियम फेज है या एक टेम्पररी फेज है। उसी अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। आजकल बहुत ज्यादा फैशन चल गया है ना हेयर कलर कराने का, परमानेंट हेयर कलर होते हैं और केराटिन कराने का। तो केराटिन ठीक है, क्योंकि जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं वो यही रिकमेंड करते हैं कि वो बालों को एक बाउंस देता है और प्रोटीन प्रोवाइड कराता है। एक डॉक्टर की नजर में क्या सही है? टू मच ऑफ एप्लीकेशन ऑफ केमिकल ऑन हेयर इज नॉट गुड। देखिए हम एक्सटर्नली अप्लाई कर देंगे वो थोड़े दिन रहेगा, हमारी बॉडी अंदर से स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारे न्यूट्रिशन अंदर से पूरे होने चाहिए, तभी हमारी स्किन और जो हेयर है वो लस्ट्रस रहेंगे। अगर हम बहुत सारे केमिकल कलर्स और ये केराटिन वगैरह कराएंगे अपने बालों पे तो ये डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हार्म योर हेयर। ओके, तो मतलब उसमें हेयर लॉस ही होगा मेन प्रॉब्लम? जी, आपके हेयर क्या होंगे, बार बार एप्लीकेशन से हेयर ड्राई हो जाएंगे, ड्राई होके ब्रिटल होके टूटने लगेंगे। तो वो बीच में से ही आपके जो बाल टूटने लगेंगे, तो लॉन्ग टर्म में ये आपको डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हार्म। ओके। बहुत टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि जो केराटिन या फिर केरा स्मूथनिंग से एक लड़की ने 3 साल में शायद 3 बार करवाया, जिसकी वजह से उसका पूरा लीवर खराब हो गया। तो इंटरनल बॉडी भी डिफेक्ट होती है इन चीज़ों से? जी, कोई भी उस केस में ऐसा हो सकता है कि उस केमिकल से उनको कोई एलर्जी हो, तो उसके फ्यूम से अगर वो उसके बॉडी में गए होंगे तो डेफिनेटली उससे कुछ नुकसान हुआ होगा उनको। तो ऐसे केसेस भी नोटिस में आते हैं। अच्छा, कुछ लोग प्रोसेस बताते हैं ऑयल का कि ऑयल तुरंत धोने, मतलब ऑयल लगाने के बाद, ऑयलिंग करने के बाद 15 मिनट में बाल धो लेने चाहिए। पहले हमारे दादा नानी ऐसे बताते थे कि रात में सो जाना चाहिए, और जहाँ तक कि साउथ इंडिया में देखा जाता है हर वक्त वो ऑयल रखते हैं अपने स्कैल्प पे। सही क्या है, सही प्रोसेस क्या है? देखिए एक्चुअली ऑयलिंग से हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, ये मेडिकली प्रूवन फैक्ट है। क्योंकि हमारे स्कैल्प में ऑलरेडी नेचुरली ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होते हैं। करेक्ट। लेकिन ये हमारा इंडियन ट्रेडिशन चला आ रहा है कि हम लोग लगाते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो ऑयलिंग करने से, या कोई आजकल देखा गया है कि एड्स आती हैं, काफ़ी सारी मेडिकेटेड ऑयल्स वगैरह की एड आती हैं कि इससे बाल रुक जाएंगे। तो वो सारा मिथ है, हमें एक्सटर्नल ऑयल एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। बस मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो मतलब कभी नहीं लगाना चाहिए ऑयल? आप लगा सकते हैं फॉर योर सेटिस्फैक्शन। कई बार वो स्कैल्प को सूद करता है, मॉइस्चर दे देता है। आप नहाने से आधे 1 घंटे पहले लगा लीजिए और फिर आप वॉश कर लीजिए अच्छे शैम्पू से, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप ऑयल लगा के बाहर जाएंगे तो वो डस्ट कैच करेगा तो आपके पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे, आपको डैंड्रफ का इश्यू आ सकता है। तो अगेन इट इज़ गोइंग टू हार्म योर हेयर इन लॉन्ग रन। अच्छा, अभी एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आया था आदिवासी हेयर, तो इस पे कुछ लोगों ने काफ़ी मुद्दा भी बनाया था कि उसमें कोई किसी टाइप का केमिकल है। आप एज अ डॉक्टर आपने थोड़ा बहुत रिसर्च भी किया होगा, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। एक तो क्या सच में आदिवासी हेयर ऑयल से बाल बढ़ते हैं या फिर ये सिर्फ मिथ है? देखिए, जो आदिवासी हेयर ऑयल है जो ऐड भी करते हैं वो लोग, उनके जेनेटिक्स अलग हैं, उनके हेयर
आप देखेंगे कितने स्ट्रॉन्ग जी। ब्लैक, और क्योंकि वो नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं। हम लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पॉल्यूशन इतना है, स्ट्रेस इतना है लाइफ में। तो पहली चीज़ तो ये है कि जेनेटिक्स हमारे अलग हैं उनसे। दूसरा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन से आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। और नेचुरली जो है हमारे स्कैल्प पे ऑयल ग्लैंड्स हैं वो इनफ ऑयल हमें देते हैं जो हमें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। जी। और एक्सटर्नल एप्लीकेशन से ना हेयर फॉल आपका रुकेगा, ना आपकी ग्रोथ होएगी। वो आपको इंटरनली ठीक करना पड़ेगा। आपको अपनी गट हेल्थ ठीक रखनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, आपको डाइट, पर्सनल हैबिट्स लाइक स्मोकिंग वगैरह वो छोड़नी होंगी। अगर आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपके बालों में जो है ग्रोथ और लंबे टाइम तक आपके साथ बाल दिखेंगे, चलेंगे। अच्छा, आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा शैम्पूज आ गए हैं, बहुत ज़्यादा, जी, कि जी। मतलब आदमी कंफ्यूज है कि शैम्पू लगाने कौन सा चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। टॉप 5 ऐसे शैम्पू मैं आपसे जानना चाहती हूँ जो इंसान को लगाना चाहिए, जो यूज़ करना चाहिए। टॉप 5 जानना चाहती हूँ जो बिल्कुल डस्टबिन में डाल दो अगर यूज़ कर रहे हो तो। ये पर्सनली तो मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप शैम्पू में कंटेंट एक बार पढ़िए। शैम्पू में झाग कैसे बनता है? झाग बनता है, उसमें एक सोडियम लॉरेल सल्फेट नाम का एक केमिकल होता है जो कि झाग बनाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके बालों को ड्राई कर देता है, रफ बना देता है, ब्रिटल बना देता है। और ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर वो शैम्पू आप यूज़ करेंगे तो बाल टूटने शुरू हो जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ध्यान से जो सोडियम लॉरेल सल्फेट शैम्पू रहित जो शैम्पूज़ हैं आप वो इस्तेमाल में लीजिए, सो दैट आपको कम से कम डैमेज हो आपके बालों में। तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से 5 शैम्पू जो आपके बाथरूम में होने नहीं चाहिए, बस फेंक देने चाहिए? देखिए, मैं पर्सनली तो किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट हमारा अपना शैम्पू है जो कि हमने खुद काफ़ी रिसर्च के बाद फॉर्मुलेट किया है, और उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट नहीं है। उसके अलावा हमने उसमें एक बायोटिन जो कि प्रोटीन है, वो डलवाया है, और उसमें एडेड कॉफ़ी भी हमने फ्रेगनेंस उसमें डलवाई है। तो वो काफ़ी अच्छा है बालों के लिए, और काफ़ी माइल्ड और लेस हार्श है वो आपके बालों के लिए। अच्छा, जैसे कि आपने बताया जो केमिकल है, जो केमिकल जो जिस शैम्पू में हो वो यूज़ नहीं करना चाहिए। एक तो उस केमिकल का हार्म क्या है और उसी से झाग बनता है, राइट? या तो झाग मतलब तो झाग तो सारे शैम्पू में बनता है, और दूसरा अगर झाग नहीं बनेगा तो इंसान को फील ही नहीं आएगा कि मेरा हेयर क्लीन हो गया। ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि जब तक झाग नहीं बनेगा तो हमारे बाल क्लीन नहीं होंगे। ये एक साइकोलॉजिक वो है। ऐसे केमिकल जो है लॉन्ग टर्म में आपके बालों को नुकसान ही देते हैं, तो ऐसे अवॉइड करना चाहिए। और नॉर्मल जो सोडियम लॉरेल सल्फेट रहित शैम्पू आप वो यूज़ करिए, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। अच्छा, पहले दादा दादी वाले जो नुस्खे होते थे उसमें आता था कि जो, क्योंकि बचपन से किसी किसी को प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, जो जैसे हिंदी में बोलते हैं फ्यास की, जो पैचेस बन जाते हैं वाइट वाइट, तो उसमें पहले दही लगाया करते थे, कोई नींबू घिसाया करता था। उससे फायदा होता है जो घर वाली रेमेडीज इस होती हैं? कंडीशन को हम एंडोजेनिक एलोपेशिया एरेटा बोलते हैं, और ये देखा गया है कि जो इंडिविजुअल स्ट्रेस में है ये उसकी वजह से होता है, जिसमें ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें खुद के ही बॉडी सेल्स बालों के जो हेयर फॉलिकल है उनको अटैक करते हैं, और वहाँ से जो है एक पैच बन जाता है। ये कंडीशन अपने आप रिजॉल्व कर जाती है, इसके लिए पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। 5-6 महीने में जब जैसे बॉडी में स्ट्रेस कम होता है ये अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। तो इसमें कोई नींबू लगाने से या दही लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। अगर और जो वो बार बार आती है, जैसे एक टाइम पे ठीक हो गई फिर वो बार बार दोबारा आ गई, तो वो अपने आप रिजॉल्व होएगी? वो अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। अगर ये बढ़ रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो डेफिनेटली आपको एक एक्सपर्ट से या डर्मेटोलॉजिस्ट से आपको मिलना चाहिए। तो जो दही लगाना, जो नुस्खे होते थे, और अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग वर्ड चल रहा है रीठा वगैरह, जो पुराने जो यूज़ किया करते थे लोग अपने बालों में, तो सच में एक तो क्या उनसे बाल काले रहते हैं? रीठा आंवला जो मिक्स करके पहले यूज़ किया करते थे। देखिए, ये जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस होते हैं ये आपके शाफ्ट पे काम करते हैं, ना कि आपकी रूट पे। तो ये कुछ टाइम के लिए आपको स्मूदन कर देंगी, शाइन दे देंगी, बट आपके अंदर से बाल ये हेल्दी हो जाएंगे तो दैट इज़ नॉट ट्रू। ये एक्सटर्नली आपको शाइन दे देंगी, लस्ट्रस हो जाएंगे आपके बाल, स्मूथ हो जाएंगे, बट आपको अगर इंटरनली अपने बाल स्ट्रॉन्ग करने हैं तो आपको एक अच्छी डाइट भी लेनी ज़रूरी है।
तो बाल काले रहते हैं वो भी एक ट्रू है, मतलब कि क्योंकि वो एक्सटर्नली काम कर रहे हैं? नहीं, बाल काले इससे नहीं रहेंगे, क्योंकि एजिंग के साथ साथ डेफिनेटली आपके बाल जो हैं ग्रे होंगे, और अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन हो गई अंदर से तो अर्ली ग्रेइंग के भी चांसेस हो सकते हैं। तो क्या मेडिकल रीजंस होते हैं जो एजिंग के साथ बाल काले होते हैं, मतलब देखिए, सफेद होते हैं, सॉरी? एजिंग के साथ देखिए, हमारे बाल जो काले क्यों दिखते हैं, बालों की रूट में एक पिगमेंट होता है जिसका मेलानिन बोलते हैं। जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है तो मेलानिन पिगमेंट का प्रोडक्शन कम होता जाता है और एक टाइम पे आके बंद हो जाता है। जब वो बंद हो जाता है तो हमारे बाल वाइट दिखने शुरू हो जाते हैं या ग्रे दिखने शुरू हो जाते हैं। और वो एज के साथ बंद होता है? जी जी। अब मैं बात करती हूँ पैचेस की, क्योंकि जो मेन आपके जो एक्सपर्ट हैं वो आप पैचेस पे काम करते हैं। बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं जो पैचेस लगाते हैं। आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट भी आए हुए हैं जहाँ पे लोगों ने एक्सपोज किया है कि लोगों ने पैचेस लगाए हुए हैं। मैं अगर बात करूँ अमिताभ बच्चन की, उनके बाल बड़े, मतलब जब से हम लोग देख रहे हैं उनके बाल सेम ऐसे ही दिखते हैं। तो उनके जो बालों पे क्या पैचेस है, आप उसमें क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है उसमें आपकी फेस वैल्यू ही काम करती है। करेक्ट। अगर आप अच्छे नहीं दिखेंगे तो डेफिनेटली आपको काम नहीं मिलेगा। जी। पहले के दौर में जब हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक इतनी इवॉल्व नहीं थी तो लोग काफ़ी सारे एक्टर जो हैं अपना पैचेस लगाते थे, बट अब की रिसेंट टाइम में टेक्निक इतनी इवॉल्व हो गई है और हेयर ट्रांसप्लांट इतना कॉमन हो गया तो काफ़ी सारे बॉलीवुड स्टार जो हैं आजकल हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। और अगर बात करी जाए मिस्टर अमिताभ बच्चन की तो डेफिनेटली आप सबको मालूम है कि वो विग का इस्तेमाल करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। वो विग यूज कर रहे हैं? जी। वो पैचेस नहीं है? वो विग का इस्तेमाल करते हैं। ओके। अगर दूर से देखा जाए तो पैचेस, विग और हेयर ट्रांसप्लांट कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो आपके नेचुरल बाल, अपने अब नेचुरल बाल होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, आपकी बैक ऑफ द स्कैल्प से बाल लेके, रूट लेके, जहाँ आपका बाल्ड एरिया है वहाँ इम्प्लांट कर देते हैं। वो बाल आपको 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स मतलब आना शुरू हो जाते हैं। 6 मंथ्स में पूरी ग्रोथ आ जाती है आपकी। वो आपके अपने नेचुरल बाल हैं जो आप कट करा सकते हो, कलर करा सकते हो, कुछ कैसा भी आप स्टाइल रख सकते हो। और पैचेस वगैरह में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। उसमें पैचेस में क्या होता है कि आपका जैसे बाल्ड एरिया वहाँ पे पैच लगाया जाता है आपके नीड के अकॉर्डिंग, उसको आपको हर महीने मेंटेन करना होता है। ठीक है, आपको उसकी मेंटेनेंस करानी होती है, उसकी रिप्लेसमेंट होती है। तो और उससे क्या होता है कि वो लंबे टाइम तक आपके स्कैल्प पे चिपका रहता है, उससे स्वेटिंग बाहर नहीं आ पाती, तो स्किन के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो मैं एज अ डॉक्टर ऑलवेज ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है हेयर ट्रांसप्लांट की ओर जाएं रादर देन कि आप पैच लगाएं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान ही करेगा, फ़ायदा नहीं करेगा। अच्छा, जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है पेनफुल होता है? देखिए, ये हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है हम लोग लोकल एनेस्थीसिया के अंदर करते हैं। पेन इतना ही होता है जितना हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, तब तक थोड़ा बहुत पता चलता है। उसके बाद एक बार अगर एरिया नम हो गया उसके बाद कुछ नहीं पता चलता। और जब ट्रांसप्लांट के बाद? जी, ट्रांसप्लांट के बाद भी हम लोग मेडिकेशन देते हैं तो पेन नहीं होता ज़्यादातर पेशेंट्स को। और कितना टाइम लगता है उसको? ये डिपेंड करता है केस टू केस, क्योंकि इसकी ग्रेडिंग होती है। अगर बड़ा केस है, 6-7 हज़ार ग्राफ्ट लगने हैं तो उसमें 7-8 घंटे लग जाते हैं। अगर छोटा केस है 2,500-3 हज़ार ग्राफ्ट लगने हैं तो वो 4-5 घंटे में हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि केस कितना बड़ा है। जो बड़े केसेस होते हैं जनरली हम लोग 2 सिटिंग में करना प्रेफर करते हैं। उसका रीज़न है कि एक सिटिंग में 3,500-4 हज़ार से ज़्यादा ग्राफ्ट नहीं आ पाते हैं। फिर एक ये लेंथी प्रोसीजर है तो पेशेंट भी थक जाता है ना, और करने वाले की भी एफिशिएंसी धीरे धीरे डाउन हो जाती है। तो जो बड़े केसेस होते हैं तो हम जनरली 2 सिटिंग में प्रेफर करते हैं करना, इसमें हम लोग अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट में कॉस्टिंग कितनी आती है जनरली? देखिए, ये जैसे मैंने बताया कि ग्रेड के हिसाब से होता है, तो आजकल देखा गया है कि काफ़ी जो हैं चीप क्लिनिक आ गई हैं, है ना, सैलून में भी हो रहे हैं जो कि बहुत सस्ते में कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली एक केस भी हुआ था रोहिणी एरिया में दिल्ली में, जहाँ एक सस्ते के चक्कर में एक आदमी की डेथ हो गई थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहाँ एक्सपर्ट नहीं कर रहे थे, उनको नहीं पता था, उन्होंने लोकल एनेस्थीसिया की मात्रा ज़्यादा दे दी, ओवरडोज हो गया और उसके किडनी फेल हो गई इस पेशेंट की, एंड विद इन 3 days ही डाइड।
तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी ऐसा कुछ सोचते हैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बारे में, तो एक रेप्यूटेड क्लिनिक देखें, सस्ते के चक्कर में ना जाएं। कॉस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, देखिए 50,000 ऑनवर्ड्स मैं कहूँगा एक रीज़नेबल अमाउंट है, जो कि आज से 10 साल 15 साल पहले 3-4 लाख में होता था। अब क्या है कि क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। अब कंपटीशन ज़्यादा हो गया है और मार्केट में अवेयरनेस भी नहीं है, लोग सस्ते के चक्कर में भाग रहे हैं। तो आई थिंक 50,000 ऑनवर्ड इज़ अ डिसेंट अमाउंट। उसमें आपको एक अच्छी क्लिनिक मिल जाएगी, एक अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा और एक अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। और इसमें पूरा प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द डायग्नोसिस, है ना। जब तक हम किसी बीमारी का इलाज तभी अच्छे से कर पाते हैं जब हम उसका प्रॉपर डायग्नोस कर पाते हैं। जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसको पूरा इवेलुएट करते हैं, उसका मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं पूरी। कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, बाल किस वजह से गए, जेनेटिक वजह से गया, कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से गए। उसके बाद हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। कुछ बीमारियां होती है, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस और HIV। तो अगर ऐसा पेशेंट अगर हमारे पास आ जाते हैं तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि वो ट्रीटमेंट ना लें। क्योंकि इससे जैसे मैंने बताया सस्ती क्लिनिक में वो हर एक पेशेंट को कर देते हैं, तो ऐसे पेशेंट भी वो कर देते हैं, स्टरलाइजेशन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो इस तरह से वो बीमारियां बांट रहे हैं। हम लोग ऐसे पेशेंट को करना अवॉइड करते हैं सो दैट कि हमारी अपनी सेफ्टी रहे और हमारे दूसरे पेशेंट हैं उनकी भी सेफ्टी बनी रहे। तो ये प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। फिर डायग्नोसिस और सारे ब्लड टेस्ट कराने के बाद जब हो जाता है एवरीथिंग इज़ ओके, देन वी डू अ सर्जरी। ओके, सो हेयर ट्रांस और पैचेस में कितनी कॉस्टिंग आती है जो पैचेस लगवाते हैं? और इससे पहले क्वेश्चन कि हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है कितने टाइम बाद दोबारा कराना होता है या फिर वो हमेशा के लिए? फिर देखिए, कॉस्मेटिक वर्ल्ड में नथिंग इज परमानेंट। जनरली अभी हेयर ट्रांसप्लांट को 15 to 20 ईयर्स हुए हैं हमारे इंडिया में फेमस हुए जी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि जैसे ट्रांसप्लांटेड जो बाल होते हैं वो हल्के पड़ जाते हैं। हर एक चीज़ की लाइफ होती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी हमारे बाल हल्के होते जाएंगे, नेचुरली भी बाल हल्के होते जाएंगे। जो ट्रांसप्लांट वाले बाल भी होते हैं वो भी हल्के पड़ जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते जी। तो 10 to 15 ईयर्स मैक्सिमम अगर आप अच्छी केयर करते हैं, स्मोक वगैरह नहीं करते हैं, डाइटरी हैबिट आपकी अच्छी हैं, आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, तो 20 ईयर्स भी आई कैन से चल जाते हैं। और उनकी प्रॉपर वैसे ही ग्रोथ होती है जैसे नॉर्मल बालों में होती है। वो हमारे नेचुरल बाल होते हैं, वैसे ही ग्रो करेंगे, उम्र के साथ वो वाइट भी होंगे, तो वो सारी चीज़ें। अच्छा, एक आई डोंट नो, एक क्वेश्चन है, ज़्यादा लोगों के बाल यहाँ से ही क्यों जाते हैं? मतलब पीछे बहुत कम देखा है कि अगर जा रहे हैं जेनेटिकली भी तो पीछे से कम जाएंगे, यहाँ से पूरा हिस्सा गायब हो जाता है। मेल पैटर्न बालनेस बोलते हैं, एंडोजेनिक एलोपेशिया, जिसमें आपके पहले फ्रंट से बाल जाएंगे, फिर यहाँ से क्राउन एरिया से जाने शुरू हो जाएंगे। पीछे के बाल इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो एक हमारी बॉडी में हार्मोन होता है DHT, जिसकी वजह से बाल जाते हैं। जो पीछे के बाल होते हैं उन पे DHT असर नहीं करता, इसीलिए जो ग्राफ्टिंग भी होती है वो पीछे के बालों से होती है या फिर आपकी बियर्ड से होती है, जिनके पीछे सफिशिएंट बाल नहीं होते तो बियर्ड से होती है, इसलिए वो बाल लगाए जाते हैं। ओके, सो पैचेस में मैं पूछ रही थी, पैचेस में कितनी कॉस्टिंग आती है और कितनी बार, मतलब आप कह रहे हैं 1 महीने बाद सर्विस करानी पड़ती है, तो उसमें चेंज होते हैं या क्या? देखिए, पैचेस का काम हम नहीं करते हैं, वो एक डिफरेंट सेगमेंट है। विग और पैच एक ही चीज़ होती है, तो उसका हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट ये है कि उसको मंथली मेंटेन करना पड़ता है। और एक विग या पैच जो है साल से 8 महीने से साल चलता है, फिर उसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें, अगर 5 साल भी आपने विग या पैच लगाई है तो उसकी कॉस्टिंग हेयर ट्रांसप्लांट से ज़्यादा चली जाती है, क्योंकि उसकी मंथली मेंटेनेंस 1000-1500 के अप्रॉक्सीमेटली आती है। फिर आप अगर अच्छी क्वालिटी का विग या पैच लगाते हैं तो 10 से 15 हज़ार का आता है। अगर आप 5 साल में 5 पैच भी लगाते हैं और ईयरली 1200 के हिसाब से खर्चा करें 36,000 रुपये मेंटेनेंस का, तो वो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा चली जाती है और इससे बेनिफिट आपको कुछ नहीं हो रहा। आपका स्कैल्प में इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं और आपकी प्रेजेंट जो रूट हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं। ये जो हिस्सा है, ये जो मेन होता है हिस्सा, सिर्फ इसी के बाल क्यों गायब होते हैं?
मैंने बताया ना, ये मेल पैटर्न बाल्डनेस, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, तो ये फ्रंटोटेम्पोरल एंगल पहले यहाँ से आपका बढ़ता जाएगा, हाँ, फिर आपका क्राउन एरिया जाएगा, फिर ओवरऑल वो सब एरिया मिक्स होके और पूरा ही बाल्डनेस आ जाता है। तो क्या ऐसी हेयर लॉस लेडीज में होता है, फीमेल में? नहीं, उनका जो है सेंटर से स्टार्ट होता है और साइडवेज जाता है, उसको हम क्रिसमस ट्री पैटर्न बोलते हैं। तो लेडीज का पैटर्न अलग होता है, तो उनका जैसे वो बीच में से बाल बनाते हैं तो वो साइडों में से बढ़ता चला जाता है। आपने देखा होगा, उनका यहाँ से कभी भी नहीं बाल होता नहीं जाता, मतलब दोनों के अलग पैटर्न है। ओके, सो फीमेल ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल है? जी हाँ, हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जैसे कि बचपन में कोई बच्चे के फीमेल, स्पेशली फीमेल पेशेंट पे अगर कोई गर्म पानी गिर गया या पटाखे से जल गए तो वहाँ पे एक पैच बन जाता है, या फिर एलोपेशिया एरेटा बहुत एक्सटेंसिवली हो गया और वहाँ पे बाल नहीं आ रहे हैं। तो हमने ऐसे केसेस भी ट्रीट किए हैं जहाँ फीमेल का, आपको पता है इंडियन सोसाइटी में शादी में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट आए थे, उनका काफ़ी ज़्यादा इशू था, पैचेस बहुत ज़्यादा बने हुए थे उनके स्कैल्प पे, तो हमने उनको ट्रीट किया और बाय गॉड ग्रेस शी गॉट मैरिड विद इन 6 मंथ। तो ये एक फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है जिनको ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। ओके, बच्चों का भी बहुत आता है ना, छोटे बच्चे अगर जल जाते हैं, कुछ इशू आ जाता है जिसकी वजह से बाल नहीं आते जी, तो उनका ट्रांसप्लांट भी होता है? जी हाँ, हमें देखना पड़ता है कि उनका कितना डीप बर्न है। तो उस केसेस में हम लोग पहले ट्रायल के लिए 100 या 50 ग्राफ्ट लगा के देखते हैं, अगर वो ग्रो कर जाते हैं तो हम उनका पूरा कंप्लीट हेयर ट्रांसप्लांट कितने छोटे बच्चे का कर सकते हैं? नहीं, छोटे, जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, ओके, 18, 20, 22 साल के हो जाते हैं, तब हम उनका कर देते हैं, उसके बाद ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जी। सो थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए, थैंक यू वेरी मच, और इंसाइटफुल पॉडकास्ट देने के लिए बालों के लिए। सो आई होप अगर आपको बालों की कोई प्रॉब्लम हो रही हो उसका सोल्यूशन मिल गया है, और भी जानना है तो इनके पास जरूर जाइए, इनकी जो डिस्क्रिप्शन में हम लोग डिटेल्स दे देंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।